फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो थी, ये दोनों साइड थी। ये अपने चूल्हे जला रहे थे और गरीबों को मरवा रहे थे। हम यही सुनते थे कि भाई फारूक अब्दुल्ला के आज गाड़ी के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फट गया, लेकिन ये आज तक नहीं सुना उसकी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं फटा। हजारों सैनिक मर गए, हजारों फौज के अफसर मर गए, हमारी गाड़ियों के नीचे फटता है, इनकी गाड़ी के आगे और पीछे क्यों फटता है। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका क्या भाई, मिलिटेंसी इन्होंने फैलाई थी। जब इनको ये एक्ट लगा देशद्रोही का, तो इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर का कोई सबूत नहीं मिला, किसने मारा पत्थर, वो भाग गया, घात भी कुछ नहीं है भाई। फिर आस्ते आस्ते वो पत्थर वाले भी खत्म हो गए, पत्थर मुरवाने वाले भी खत्म हो गए, उनकी सरकार भी टूट गई, उनका चूल्हा भी मतलब बीजेपी ने खत्म कर दिया, वो चले गए अंदर। लोगों को ये पता लगा कि वाकया भाई ये जो हैं ये हमें मरवाते थे। आज हजारें बेवा इस कश्मीर की बैठी हुई है, हजारों बहनें रो रही हैं भाइयों के लिए, भाई दुनिया से चले गए। वो कारण जवाबदार जो है, ये जो भी गुनाह किए, जो लोग मरवाए, ये एनसी ने मरवाए। मेरा नाम समुंदर शेख है जी। मैं कंडी का रहने वाला हूँ। सर ये बताइए कि आज जैसे हम लोग मतलब लास्ट जगह पे खड़े होकर के इतने आसानी से आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हमसे आसानी से बात कर रहे हैं, पहले हम आपके पास इतने आसानी से आकर के बात कर सकते थे? बात करने की तो एक नामुमकिन बात है। मैं आपको सन 1977 और 78 की एक कहानी सुनाता हूँ कि सन 1977 में मैं एक फौज का कुली था। अच्छा, आप? मैं यहाँ से लोड उठाते थे, चौकीबाल में जाकर पहुँचाते थे पैदल। उसके बाद में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। जब फौज में चला गया तो जब हम छुट्टी आते थे तो अपना बिस्तरा लेकर चौकीबाल से उठाते थे और घर में सुबह पहुँचते थे। तनख्वाह हमारी जो थी 365 रुपये थी। लास्ट जब रिटायर हुए आर्मी से तो मेरी तनख्वाह जो थी ये 5500 रुपया थी, और मणिपुर से मैं रिटायरमेंट हो गया। तो ये 5500 रुपया तनख्वाह और 2200 रुपया हमारी पेंशन एडजस्ट हुई थी। और जब से हमारी बीजेपी की सरकार मरकज़ में बैठी और उसके सेंटर सरकार जब हमारी बीजेपी की तैयार हो गई, तो आज हमारी पेंशन जो है वो 33,000 है। 33,000? कितनी? आज वो 33,000 है, कहाँ 2200। ये कब बढ़ी 33,000 कब? ये 10 साल के अंदर हमारी ये पेंशन जो है ये बढ़ना शुरू हो गई। उससे पहले हमारी कोई पेंशन नहीं थी, कोई मतलब हमारी तनख्वाह इतनी नहीं थी। साल के बाद छुट्टी आते थे तो रुपया 6,000 5,000 जेब में लेकर आते थे, वापसी पर जाते किराया भी ख़त्म हो जाता था। फिर इधर उधर करके 200-300 रुपये लेकर हम यूनिट में पहुंच जाते थे। सन में आप वो उसमें फौज में भर्ती? मैं सन 1984 में चला गया और 2001 में मैं रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट जब आपके हुआ उसके बाद कितनी आपको पेंशन मिल रही थी? तो जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त मेरी 2200 रुपया पेंशन थी। कब तक चलती रही 2200? 2200 ये चलती रही तकरीबन 5 साल तक। 5 साल के बाद हाँ 2006 में फिर पे कमीशन लगा, तो ये हमारी 3500 रुपया हो गई। 2010 में फिर पे कमीशन लगा तो ये और बढ़ गई। 2015 में फिर पे कमीशन लगा और बढ़ गई। लेकिन पहले हमें 2% 1% बढ़ाते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने सीधा हमारे साथ मतलब 4 से 5,000 रुपया जो है हर पेंशन में इन्होंने हमें इजाफा दिया। तो हम इस सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जितना भी डिफेंस को, सिविल को, आम पब्लिक को मतलब बेनिफिट दिया, इतना किसी सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, आपको उस समय 84 के समय में मतलब सेना में जाने का जज्बा कैसे हुआ? क्यों आप सेना में पहुंच गए उस समय पे? उस समय पे तो बड़ा एक तरीके से दहशत का माहौल था। देखो उस वक्त मुझे एक खुशी थी अपने दिल में कि मुझे भी एक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये फ़ौज बॉर्डर में तैनात रहती है, अपने देश की रक्षा करती है, तो अगर मुझे भी ये मौका मिल जाए तो मैं भी किसी बॉर्डर पर जाकर संतरी तैनात हो जाऊं, तो ये देखूं कि भाई मैं अपने देश की रक्षा कर रहा हूं। मैंने तो यही सोचा था कि अगर कोई किसी वक्त भी अगर मुझे लड़ाई में मौका मिल गया, या तो मैं खुद शहीद हो जाऊंगा, वरना उनको पहले शहीद करूंगा, उसके बाद में मैं खुद हो जाऊंगा। सलाम है चाचा आपको।
सल्यूट है ऐसे ही लोगों को। ये देश के सच्चे सिपाही हैं जो मतलब अलग अलग तरीके से बातें की जाती हैं और बताई जाती हैं। 6 साल मेरी आरआर की सर्विस है कश्मीर की। जब मैं कश्मीर में सन 1997 में आया तो 200 से 300 मिलिटेंटों की स्ट्रेंथ होती थी उस वक्त, इतनी नफरी उनकी चलती थी। तो फिर जब आस्ते आस्ते आरआर ने काम शुरू किया, टास्क फोर्स ने काम शुरू किया, तो मिलिटेंसी ख़त्म होते 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 जब बीजेपी की सरकार आ गई तो इसका मिलिटेंसी का नाम ख़त्म हो गया। पहले तो वेपन से लड़ाई होती थी, जब वेपन से मतलब इनको एक्ट लग गया तो एनसी सरकार ने ये सोचा कि भाई ये हमारे बंदे जो हैं ये तो फंस रहे हैं भाई, देशद्रोही में आ रहे हैं। हाँ तो एनसी ने बुलाया और किसने बुलाया? बाकी पाकिस्तान का तो यहाँ कोई आया नहीं। एनसी वाले यहाँ से मतलब इनको टिकट देते थे और पैसा देते थे, ये वहाँ जाते थे, वहाँ से ये वापस लौट कर आते थे। फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो थी ये दोनों साइड थी, ये अपने चूल्हे जला रहे थे और गरीबों को मरवा रहे थे। हम यही सुनते थे कि भाई फारूक अब्दुल्ला के आज गाड़ी के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फट गया, लेकिन ये आज तक नहीं सुना उसकी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं फटा। हजारों सैनिक मर गए, हजारों फौज के अफसर मर गए, हमारी गाड़ियों के नीचे फटता है, इनकी गाड़ी के आगे और पीछे क्यों फटता है? तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका क्या भाई, मिलिटेंसी इन्होंने फैलाई थी। जब इनको ये एक्ट लगा देशद्रोही का तो इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर का कोई सबूत नहीं मिला, किसने मारा पत्थर, वो भाग गया, घात भी कुछ नहीं है भाई। फिर आस्ते आस्ते वो पत्थर वाले भी खत्म हो गए, पत्थर मुरवाने वाले भी खत्म हो गए, उनकी सरकार भी टूट गई, उनका चूल्हा भी मतलब बीजेपी ने खत्म कर दिया, वो चले गए अंदर। लोगों को ये पता लगा कि वाकया भाई ये जो हैं ये हमें मरवाते थे। आज हजारें बेवा इस कश्मीर की बैठी हुई हैं, हजारों बहनें रो रही हैं भाइयों के लिए, भाई दुनिया से चले गए। वो कारण जवाबदार जो है, ये जो भी गुनाह किए जो लोग मरवाए ये एनसी ने मरवाए। बाकी किसी हुकूमत, कोई हुकूमत मरकज़ की आकर यहाँ उसने दंगा फसाद नहीं फैलाया। अच्छा, आप ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। एसटी के नाम पर 18 साल हुकूमत किया, एसटी आ रही है, वो नहीं आई। साधना की टेंडर आ रही है लेकिन आंखों से नहीं देखी। 10-10 दिन, 15-15 दिन हमारी डेड बॉडियाँ साधना की परली साइड में रहती हैं आप लोगों की। हाँ, पिछले 6 साल में 31 दिन, 31 रात हमारी साधना की रोड बंद रही। फिर यहाँ करना के अंदर एक माचिस की तीली भी आग लगाने के लिए नहीं थी। फिर मैं श्रीनगर में था, श्रीनगर से मैं पहुँचा जम्मू में जाकर मैंने मुफ्ती महबूबा साहब को फ़ोन किया। मैंने बोला करना कि आवाम तो मर गई फाके से, महबूबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये किस सन की बात है? ये 2017 की बात है ये। तो उस वक़्त ये यहाँ की सीएम थी। तो फिर मैंने उसके पीए को फ़ोन किया, मैंने बोला महबूबा जी को फिर बोलो कि भाई करना का फलाना फौजी यहाँ आया हुआ है, करना की साधना बंद है, वहाँ लोग फाके कशी का शिकार हो रहे। तो उसने बोला जब उसने आपको ये बात बोली तो मैं कौन हूँ साधना की रोड खोलने वाला। तो उसी वक्त मैंने मीडिया वाले बुलाए, मैंने इंटरव्यू दे दिया कि हमारा करना जो है फाके कशी का शिकार हो रहा है। तो बीजेपी का एक एमएलसी साहब था, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला भाई आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला ऐसे ऐसे ये मसला है। तो हम फौरी तौर पर सुबह 9:30 बजे, 9:45 बजे गवर्नर साहब के पास गए। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ लफ्ज़ किया कि 2 दिन के अंदर करना में पावर भी जलेगी और साधना भी खुलेगी। और 2 दिन के बाद साधना भी खोली और पावर भी आ गई। कोई हमारी जो है हिसाब किताब फ़ोन का ख़त्म हो चुका था करना के अंदर, इसलिए हम बिल्कुल अलग छोड़ दिया। बिल्कुल कटअप। ये देखो ना, हमारी राइट साइड में भी पाकिस्तान है, लेफ्ट साइड में भी पाकिस्तान है, पीछे भी पाकिस्तान है, आगे वो साधना है। वो जेल का गेट जो है मतलब तीनों तरफ से पाकिस्तान। हाँ, तीनों तरफ से आगे साधना है। जब साधना में बर्फ बंद हो गई, हम जेल के अंदर बंद हो गए। हमारा कोई वसीला नहीं है ये बोलने वाला कि करना के आवाम को ये तंगी है। अगर ये तंगी हमारी दूर करते तो इनको वोट कौन देता? उस तंगी का फ़ायदा ये पब्लिक का ये सरकारें उठा रही है। कश्मीर सरकार जो है हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है।
अच्छा सर, ये बताइए, जब आप उस समय फौजी थे तब मतलब आप अपने यहाँ के लोगों को देखते होंगे और जो जिनको मतलब कि आंखों में धूल झोंकते थे, जिन नौजवानों की ज़िंदगी को तहस नहस ये लोग करते थे, आप तो जानते होंगे कि हमारे नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है। सब कुछ देख रहे थे, लेकिन इधर सुनता कौन था? फोन सिस्टम यहाँ नहीं था, मीडिया यहाँ नहीं थी, तो बात दिल्ली तक कैसे पहुँचती? मैं यहाँ से आवाज़ मारूंगा, दिल्ली पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है। अगर एक दिन में सब करना ही मर जाएंगे तो दिल्ली वालों को क्या पता है करना कहाँ है, कौन मर गया, कौन जिंदा है? या तो मीडिया बचाएगी या फ़ोन के ज़रिए पहुँचेगा। ये दोनों सिस्टम हमारे पास नहीं थे। कभी जब मतलब आप अपने घर पे एक तरीके से आपके घर परिवार वालों के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं धमकी आती थी कि आप कब मतलब कि परिवार के फौजी हैं और यहाँ क्यों रास्ता, इस रास्ते में क्यों चले गए? देखो, हमारी कई बार मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, सीट में जब बैठा तो आगे मिलिटेंट बैठे हुए थे, उनकी बंदूक की जो नली थी वो मुझे यहाँ लगी। मैंने ऐसे करके देखा तो उसके पास गन थी। तो जब उसने मुझे पूछा, बोला आप क्या देख रहे हैं? मैंने बोला यार इधर लग रही थी तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि भाई आपके पास क्या है? बोला ये हमको गन है। ये चीज़ हमारे क्या, ये हमारे पास गन है। बोला आप फौजी है? मैंने बोला हाँ। मैंने अपने दिल के अंदर कभी ये नहीं सोचा कि ये मिलिटेंट मुझे मार देगा। मारने वाला वो जिसने पैदा किया। हर वक्त जो है अल्लाह बारी ताला ने खुद लिखा हुआ है कि मौत कब आएगी और मरना है। तो मैं उनको ये बोलता था, मैंने बोला यार ऐसे मत करो, देखो अपने देश वालों को आप लोग मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? बोला इधर ये मैं कुछ नहीं है यार, यहाँ कोई मस्जिद में बंद नहीं कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा है, हमारी माँ बहनें सब आप अपना कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है यार पब्लिक को तंग करने के लिए? बोला जब कल आप पेंशन आओगे आपको भी हमारे साथ मिलना है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, जब आएंगे तो हम मिलेंगे। लेकिन जब हम आए तो वही चले गए थे। मतलब उनको हटा के आप आए? हाँ, मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो हम ही रिटायर आ गए। फिर उसके बाद में हमने नहीं देखे मिलिटेंट। वो जितने भी थे वो सिलेंडर मैन बन गए और फारूक सरकार ने उनको नौकरियां दे दियां। एक दिन वो देशद्रोही थे, एक दिन हिंदुस्तान के सैनिक बन गए। वो उन लोगों को वापस नौकरियां दे दी। उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलियां जो बेचारे पढ़कर घर में बैठे हुए थे। लेकिन हमारे इस करनाल के अंदर कोई मिलिटेंसी नहीं फैली। इसका नाम जो है ये शांति नगर है। ये भोले भाले लोग हैं, शांति नगर है। ये शांति नगर है। तो इसका ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब कश्मीर में पूरी मिलिटेंसी फैली तो यहाँ कोई मिलिटेंट पैदा नहीं हुआ। ना कोई आया तो ना कोई गया। अगर जो गया भी वो वापस नहीं आया, वो वहाँ जाकर वो बाशिंदा हो गया वहाँ। उसने तो यहाँ को टारगेट तो बहुत किया गया होगा उस समय पे, जब यहाँ से अच्छे लोग निकलते रहे तो टारगेट तो किया जाता। वो टारगेट तो किया, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने नहीं माना भाई। उनको मतलब है किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दिया, ना घर में खाना दिया, ना सोने के लिए जगह दिया। तो वो मजबूर को रोकर वो ये लाठी बंद कर दिया। वरना यहाँ क्या, ये एक दिन की 2 घंटे का टोटल सफ़र है ये। लेकिन इन लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। अच्छा, आपने सेना में काम किया। एक लास्ट बात हम ये पूछेंगे कि जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान से हमको बात कर लेनी चाहिए और आज भी सियासत की रोटी सेकते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? किसको? ये जो बात करते हैं यही सारे लोग, नेता लोग, एमसी हो गई। देखो, इसमें बात ऐसी है कि ये जो कश्मीर के साथ जो बॉर्डर लगता है ये पाकिस्तान नहीं है, ये मजमूदा कश्मीर है। ये डॉक्टर इसने शेख अब्दुल्ला ने अपने आप को एक कश्मीरी तस्वर करते हुए पहाड़ियों के 2 टुकड़े किए, पहाड़ी लैंग्वेज वालों के 2 टुकड़े किए। मजमूदा कश्मीर उधर फेंक दिया, इस कश्मीर को यहाँ सिलेक्ट कर दिया। एक स्टेट के 2 घर बना दिए, यहाँ अपने फुलके सेकने के लिए खुद कश्मीरी बनकर उधर चीफ मिनिस्टर बन गया। एक चीफ मिनिस्टर उधर बन गया, एक इधर बन गया। लेकिन हम मर्दे दम तक ये बोलते रहेंगे कि भाई वो पाकिस्तान नहीं है, वो मजमूदा कश्मीर है, इस कश्मीर का वो एक अंग है। ठीक है, ये चाचा थे। तो तमाम सारे लोगों से ऐसे ही बात करेंगे। भारत के आखिरी कोने से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश को लेकर के जज्बा है और जो तमाम सारी बातें कही जाती हैं उनको लेकर के यहाँ के एक तरीके से जो सच्चे सिपाही हैं उनका क्या कुछ कहना है। फ़िलहाल अभी के लिए